नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर हमारी खबर पर मोहर लग गई है कि हमने ये कहा था कि भाजपा को जो नया अध्यक्ष मिलेगा वो सिर्फ अध्यक्ष नहीं होगा, सिर्फ एक नेता नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी पीढ़ी के बदलाव का संकेत होगा, पूरी की पूरी पीढ़ी के बदलने का संकेत होगा। तो हो गया। जहां लोग 65 साल, 70 साल, 62 साल, 58 साल के 2 दर्जन से ज्यादा नामों पर कयास लगा रहे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा नेता को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। और वही पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तस्वीर आपको बीच में दिखा रहे हैं, नितिन नवीन साहब हैं। और ये बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री है। ये भी पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य सरकार में मंत्री, और वो भी गठबंधन सरकार जहां मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का है, उनके अधीन काम कर रहे एक मंत्री को पार्टी ने अपनी कमान सौंप दी है। तो पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज एक तरह से इनको घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित किया गया, किस वजह से घोषित किया गया, क्या एंगल लगा, और क्या इससे आने वाले दिनों में फायदा होगा, और अब नितिन नवीन जो है वो किस किस की विदाई की गाथा लिखेंगे, और क्या दायित्व उनको दिया गया है, इन तमाम चीजों को एक एक करके दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले शिव जी, आपसे एक अपील करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सके वो लेटर, वो आधिकारिक पत्र, जिस पत्र में इस बात का ऐलान किया गया, और ये पत्र जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चूंकि कार्यालय के जो प्रभारी हैं, जो मुख्यालय के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं अरुण सिंह, उनके हस्ताक्षर से ये पत्र जारी होते हैं। तो उनके हस्ताक्षर से ये पत्र जारी है। संगठनात्मक नियुक्ति की बात कही गई है। आज ही जब हम ये शो कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले अनाउंस किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जनवरी में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्यों का चयन हो चुका है। अप्रैल में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर एक तरह से मोहर लगा दी जाएगी शिव जी। और अब ये मान लीजिए कि थोड़ी देर में ये नीतीश सरकार में आपको इस्तीफा देते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अब वो दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पहले डे टू डे फंक्शन संभालेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से संभालते हुए नजर आएंगे। और एक बात और मैं बता, अमित शाह 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब गृह मंत्री बन गए थे, तो उसी तरह से जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। और अब जो है वो उसी पैटर्न पे इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, और आगे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अब खबरें आने लगी है, बीजेपी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि भैया क्या खासियत है। प्रधानमंत्री ने तो पोस्ट करके बधाई दे दी और बीजेपी के बदलाव का एक तरह से संकेत दे दिया है। घर के सारे बल बदल देंगे टाइप पे इनको काम करना है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आ रहा है, लगातार चीजें आ रही हैं। इससे पहले हमने आपके प्लेटफॉर्म पर भी एक शो किया, तब तक वो चीजें आई नहीं थी क्योंकि बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज थी। तो कई चीजें आ रही है, वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। 5 बार के विधायक तो रहे हैं, 5 बार लगातार वो जीत रहे हैं। और स्टेट मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस, क्योंकि अब बीजेपी को ये भी साबित करना है ना भैया, क्या जो 45 साल की उम्र में तो ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनते हैं, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी, तो क्या खासियत रही। कायस्थ समाज से आते हैं। और अब जो इनके अनुभव के बारे में आपसे थोड़ी देर पहले आया है कि फरवरी 2021 से अगस्त 2022 तक ये नीतीश सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन के मंत्री थे। दूसरी चीज, मार्च 2024 से फरवरी 2025 ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग बिहार सरकार में मंत्री थे। संगठनात्मक क्या इनकी जो इनकी खूबी है, ये 2016 से 2019 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 से 2023 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। 2023-2024 में ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी रहे हैं, और 2024 से अब तक ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी है। तो छत्तीसगढ़ का कई राज्यों का प्रभार इनके पास है। और ये तमाम चीजें, और क्या क्या बताया जा रहा है, 5 टाइम जो एमएलए रहे हैं, आपने भी जिक्र किया 2006 से 2010, पहली बार 2006 में एमएलए बने थे, पटना वेस्ट से जीते थे, बाद में ये बांकीपुर हो गया। तो 2006 में पटना वेस्ट से जीते, 2010 में बांकीपुर से जीते, 2015 में बांकीपुर से जीते, 2025 में बांकीपुर से जीते, और 2025 में भी ये बांकीपुर से जीते। यानी लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीते, और एक विधानसभा चुनाव में इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, बिहारी बाबू के बेटे को भी विधानसभा चुनाव हराया था। और एक बात और,
जब सारे नाम चलाए जा रहे थे ना शिव जी, उसमें कई ऐसे नाम चलाए जा रहे थे जो पार्टी में जिनको आए आए हुए जुमा जुमा 4 दिन मतलब 1.5 साल 2 साल 3 साल हुए थे। जबकि पार्टी का संविधान, बीजेपी का ये संविधान कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन का पर्चा वही भर सकता है जो कम से कम 15 सालों तक बीजेपी का सदस्य रहा हो। ये पहला चुनाव कब जीते थे बीजेपी के टिकट पर? 2006 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। तो 15 साल की जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, वो एक तरह से इन्होंने पूरी कर दी है। और बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि 5 बार कैसे एमएलए का चुनाव जीते, किस तरह से संगठन की इनके पास जिम्मेदारी रही है, अलग अलग राज्यों में संगठन को किस तरह से इन्होंने चलाने की कोशिश की है, किस तरह से उन्होंने चलाया है। और इनका जन्म जो हुआ था, वो जन्म की तारीख थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं, 23 मई 1980 को इनका जन्म हुआ था। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो मई 2025 में ये 45 साल के हो गए हैं। और जब अगले साल राष्ट्रीय परिषद अप्रैल में इनके नाम पर मोहर लगाएगी तो तकरीबन 46 वर्ष के हो जाएंगे। इससे पहले जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो अमित शाह थे, 49 वर्ष के। ये सबसे यंगेस्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इनके पिता बिहार भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता रहे हुए हैं। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के ये बेटे हैं, कायस्थ जाति से आते हैं। और पूरा इनका बायोडाटा भी अभी भी आ गया है शिव जी, वो भी मैं बता देता हूँ। एक बेटा और एक बेटी है इनका। इनकी पढ़ाई, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, 12वीं तक पढ़े हैं। अब इसको लेकर कोई कुछ कहना चाहे तो कर सकते अच्छा हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट किया है अमित शाह वाला, या हाई इंटरमीडिएट के बाद हाई स्कूल के कैसे क्या नहीं, किया है? फिलहाल तो मैं मुझे लगता है कि इन्होंने सही तरीके से, सम्राट चौधरी अमित शाह वाला नहीं होगा, इंटरमीडिएट किया होगा। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आने वाले दिनों में चीज निकल के सामने आ जाएगी। इनका जन्म जो हुआ था वो रांची में हुआ था। रांची जो संयुक्त बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अभी वो झारखंड का हिस्सा है। पटना में रहते हैं। और कब कब विधायक बने, कैसे बने, वो तमाम चीजें मैं आपको इनके बता चुका पिताजी के हूँ। बारे में भी बता दीजिए कि वो बीजेपी के बड़े नेता थे, परिवारवाद बीजेपी में भी चल रहा है, ये भी तो जरा लाइन खींचिए। क्योंकि ये परिवारवाद पर बहुत लेक्चर सुनाते हैं भाजपा के, तो ये कैसे परिवारवाद से अछूता रहा? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद से बनने जा रहा है। अब तक तो वो कह देते थे कोई परिवारवाद नहीं है, किसी परिवारीजन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो क्या यह परिवारवाद लागू हो गया? अब आज के बाद बीजेपी परिवारवाद पर जिक्र कर पाएगी क्या? परिवारवाद पर बात कर पाएगी? नहीं, बात तो वो फिर भी करेगी। आप अपोजिशन सवाल उठाते रहे, लेकिन वो बात तो फिर भी करेगी। और वो उस पर आगे जाकर बहुत सारी चीजें निकलेगी। लेकिन 3-4 चीजें अब स्पष्ट है शिव जी, मैं बड़े आराम से कह देता हूँ। कई चीजें हमारी थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो चीजें सही साबित हो जाती है। नंबर 1, ये कार्यकारी अध्यक्ष है, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये तय है। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है ना, जहां 60 वर्ष से उम्र के ऊपर के नेता बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे नेता, पूरी की पूरी भाजपा का राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो अब बदला हुआ नजर आएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बदलेंगे, राष्ट्रीय महासचिव भी बदलेंगे, राष्ट्रीय सचिव भी बदलेंगे। तमाम मोर्चे, चाहे वो एससी मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, उन तमाम मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी भी बदले हुए नजर आएंगे, प्रवक्ता भी बदले हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत संगठन से होगी। उसके बाद तमाम राज्यों में बदलाव की कवायद शुरू होगी। मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है यूपी में। गुजरात को लेकर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, क्योंकि वहां भी संगठन को बदला जाना है। हरियाणा को लेकर कुछ दिन पहले बैठक हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में बदलाव होना है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो नितिन नवीन इसको करेंगे, करते हुए नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और उसके बाद बारी आएगी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की, और उसके बाद बारी आएगी प्रधानमंत्री के पद की। और एक बात और बता दूं, जो मैं हमेशा से कहता था जब लोग तमाम नाम उछालते थे, मैं कहता था कि भागवत साहब जाते जाते बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव करना चाहते हैं, यानी युवा नेता को। और मैंने करीब करीब 6 महीने पहले स्टोरी करी थी, जिसमें संघ के 4 गाइडलाइन, जो संघ ने पहले ही बता दिया था बीजेपी को कि नंबर 1, कि कोई भी जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो युवा होगा, यानी वो 60 वर्ष से नीचे होगा। अगर 50 से नीचे हो तो वेल एंड गुड, तो ये 45 साल के हैं। नंबर 2 था कि वो दिल्ली की राजनीति में, यानी राष्ट्रीय राजनीति में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में संलग्न होंगे तो 2 ही लॉबी होंगे, या तो वो मोदी और अमित शाह के सताए हुए होंगे, या वो मोदी शाह की लॉबी के होंगे, यानी गुजरात की लॉबी के होंगे। और मोहन भागवत ने ये शर्त पहली बार नहीं रखी थी। 2009 में जब वो आरएसएस की कमान संभाले थे, तब भी उन्होंने आडवाणी को किनारे करने के लिए इसी तरह की बात कही थी कि आडवाणी खेमे का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए।
उनकी नजर पहले गई गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर, लेकिन पर्रिकर ने कोई बयान दे दिया, आडवाणी ने इशू बना लिया, आडवाणी ने कहा किसी को भी बना दे लेकिन उनको नहीं बनाए, तो फिर वो नागपुर से नितिन गडकरी को ढूंढ कर लाए और नितिन गडकरी ने जो बदलाव की शुरुआत की वो नरेंद्र मोदी पर आकर ठहरी। और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमने देखा कि जो पुरानी पीढ़ी के नेता थे, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, कलराज मिश्रा हो, संतोष गंगवार हो, ये तमाम नेता एक एक करके साइड होते चले गए, पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई। तो जो आरएसएस का मुखिया बनते हुए मोहन भागवत ने बीजेपी को बदला था, अपनी विदाई से पहले एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में उस तरह का बदलाव करके जाना चाहते थे, ऐसा नेता देकर जाना चाहते थे जो अगले 20, 25, 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को चला सके। अध्यक्ष तो ये 3 ही साल के लिए होंगे, हो सकता है कि दोबारा भी चुने जाए, लेकिन इन्हीं के साथ एक बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। और अब बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक, शिव जी मैं दोबारा दोहरा देता हूं, बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक आपको 50 वर्ष के नेता नजर आएंगे। हाँ, 2-4 तत्कालिक राजनीतिक मजबूरियों के कारण 54-55 वर्ष के नेता तो होंगे, लेकिन वो भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। और जब ये सारा बदलाव हो जाएगा, यानी अगले 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद मोहन भागवत भी, अब उसको सक्रिय राजनीति तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो समाज सेवा कहते हैं तो चलिए समाज सेवा मान लिया, हालांकि प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि एक प्रकार का एनजीओ है, तो मोहन भागवत भी आरएसएस से विदाई ले लेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समान कमान भी जो है आपको किसी और व्यक्ति के हाथ में नजर आएगी। दिसंबर का महीना है, जुलाई में हम फिर बैठेंगे चर्चा करने के लिए, और तब आप खुद कहेंगे कि नहीं, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही साबित हो गया है। जी शिव जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हम तो वो कथावाचक हैं, जो खबर आएगी वो बांस देंगे। तो जो खबर आई वो बांस दी। कौन है नितिन नवीन, ये भी मैंने बताने का प्रयास किया, आपने भी बताने का प्रयास किया है। कहां से आए हैं? बिहार की पटना से, बांकीपुर से, इस समय विधानसभा सदस्य हैं। नीतीश सरकार में अभी चंद दिन पहले मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण की है। कई नाम थे, केशव प्रसाद मौर्य का आज आंगन लिपा हुआ रह गया और सब्जी बनी हुई रह गई, लेकिन उनका न यूपी में कुछ हो पाया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ हो पाया। वो भी एक प्रबल दावेदार थे। कई दावेदारों के आज सिर पर मटकी फूट गई है और जो भरोसा था, आरएसएस के चक्कर लगा रहे थे, सब कुछ लगा रहे थे, सबका आज स्वाहा स्वाहा हो गया। अब देखना यह है कि नितिन नवीन इस नई भाजपा को, जिसे आरएसएस प्रमुख बार बार कह रहे हैं कि अब हमें 2047 तक की भाजपा तैयार करनी है, तो उस भाजपा को कैसे नितिन नवीन अपने कंधों पर ढो पाएंगे। बता रहे थे अभी आप संगठन शिल्पी हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, इससे बड़े संगठन शिल्पी थे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी अब एक बदलाव चाहती है। कांग्रेस ये बदलाव नहीं कर पाई, इसीलिए आज का दिन देख रही है। कांग्रेस पुराने लोगों को ढोती रही, राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, आप चले महाराष्ट्र में तो पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, सब वक्त निकला तो इधर उधर भाग गए। ऐसे ही अगर आप अब यूपी में बात करो तो कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस नहीं ला पाई। हरियाणा में बार बार हुड्डा जी पर ही भरोसा जमाती रही, वो भी सब फेल हो गए। हरीश रावत उत्तराखंड में, तो ऐसे कई चीजें रही कि वो बदलाव नहीं कर पाए समय रहते। बीजेपी ने ये प्रैक्टिकल किया। मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, धामी, योगी आदित्यनाथ, सब युवा चेहरा दे दिए। हेमंता बिश्व शर्मा, सब युवा चेहरे दे दिए। एक अकेले उनके गठबंधन में है तो नीतीश कुमार है। देवेंद्र फडणवीस जब लेके आए तो लोगों ने कहा क्या युवा बना दिया चीफ मिनिस्टर। एक नई तब्दीली दिखी भाजपा में, और उस तब्दीली ने एक नया आयाम प्रस्तुत कर दिया, और उस आयाम में इस देश की जनता लपड़ झपड़ हो गई। अभी एक प्रो बीजेपी पत्रकार हैं राजस्थान के, वो लिख रहे हैं कि आज रैली करके यह साबित कर दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस आज भी मौजूद है। और ये भीड़ देखकर भाजपा में हलचल तेज थी, चुनाव आयुक्तों की भी नींद उड़ गई है। केवल कांग्रेस अपने इस जो मंसूबा किया इसे जमीन तक पहुंचा दे, क्योंकि यह मुद्दा नहीं था वोट चोरी का, लेकिन इस पर इतनी भीड़ आ गई तो कहीं बेरोजगारी या महंगाई, इस सब पर भीड़ बुला ली तो कितनी भीड़ आ जाएगी। भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है, और इस बेचैनी में आज उत्तर प्रदेश, एक बात आपकी जरूर मोहर लगी कि आपने कहा जिस दिन यूपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, समझ लेना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की किताब खुल जाएगी। तो किताब नहीं, पूरा पन्ना पलट दिया, लिख के आर्डर जारी कर दिया। तो अब सभी कयास बंद हो गए। तो अब वो क्या करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कभी सुरक्षा बढ़ती थी। उन पत्रकारों का क्या होगा जो लगातार जोशी जी को अध्यक्ष बनवा रहे थे, रोज बनवा रहे थे कि भागवत से मिल लिए,
कि फला से मिलिए। उन पत्रकारों का क्या होगा जो दिनों रात जोशी माला जपते थे, कोई शिवराज माला जप रहे थे, कोई धर्मेंद्र प्रधान तक को ले आए थे, कोई देवेंद्र फडणवीस को ले आए थे। सबके कयास आज धरे के धरे रह गए, सबके सूत्र आज अंतर ध्यान हो गए। संतोष देखिए शिव जी, संजय जोशी जी की जहां तक बात है, मैं पहले से लगातार ये कह रहा था, संजय जोशी का ही नहीं, कुछ लोग तमिलनाडु के अन्नामलाई का भी नाम चला रहे थे, और तब मैंने कहा था कि भैया बीजेपी का संविधान तो एक बार पढ़ लो। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संजय जोशी अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है या नहीं, क्योंकि सदस्यता का जो नवीनीकरण हुआ था पिछले साल, वो दोबारा से बीजेपी के सदस्य बने हैं नहीं बने मुझे नहीं पता है, कह नहीं सकता कि वो बने हैं नहीं बने हैं। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष बनने के लिए जो प्राथमिक शर्त है, जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन कहते हैं ना, भाई संविधान तो यही लिखा है, अब बीजेपी संविधान को ना माने तो नहीं कह सकते, उसको 15 साल तक बीजेपी का सक्रिय सदस्य रहना चाहिए। अपने पिता के निधन के बाद नितिन नवीन ने राजनीति में कदम रखा और 2006 का उपचुनाव जीतकर वो पहली बार बीजेपी के विधायक बने। तो वो ये 15 साल वाली जो न्यूनतम योग्यता है, ये उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी लोगों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा जो बार बार सिर्फ संजय जोशी पर अड़े हुए थे। संजय जोशी का एरा खत्म हो गया शिव। वो बड़े नेता है, ताकतवर नेता है, और उनकी कई ऐसी खासियत है जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से, शिवजी व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि वो टालते नहीं है, झूठ बोलते नहीं है। अगर उनको आपके सवालों का जवाब नहीं देना होगा तो कह देंगे कि भैया काहे फंसा रहे हो, मैं इस पर कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको टालेंगे नहीं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जिस तरह से स्वतंत्र देव सिंह बोला करते थे मुंह पर, जिस तरह से जेपी नड्डा, अब भाई खबर नहीं बतानी तो बोल दो ना कि नहीं बता सकता मैं, लेकिन आप गलत खबर बताओगे, चलवा दोगे, और बाद में कोई आपसे कहेगा तो आप कहोगे अरे मैंने चलाने के लिए थोड़ी कहा था। तो ये इस तरह की चीजें हैं, तो वो नहीं करते। लेकिन उनका एरा खत्म हो गया है शिव, वो दौर चला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर जो बधाई दी है, वो थोड़ा सा बता देता हूं कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, हालांकि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं और अंग्रेजी में बधाई दे रहे हैं। पता नहीं हिंदी में अभी तक किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन वो अंग्रेजी में बधाई दे रहे हैं। अब ये भी पता नहीं वो किसको क्या संदेश देना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, हिंदी में भी कर दिया उन्होंने, हिंदी में भी कर दिया शिव जी, कि नितिन ने पहले अंग्रेजी में किया फिर हिंदी में किया। ये एक बड़ा सवाल है। लोग कहेंगे कि भैया क्यों हमेशा भाजपा के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन एक सवाल है, जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे ना, हिंदी पर ज्यादा जोर था। सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, विदेश मंत्रालय जिसमें हिंदी को कोई पूछने वाला नहीं था, उस वहां भी हिंदी का माहौल ले आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अंग्रेजी का बोलबाला होता चला जा रहा है। पीआईबी की प्रेस रिलीज भी अंग्रेजी में पहले आती है, हिंदी में कई घंटे बाद होती है। तो अंग्रेजी में पहले बधाई दी, हिंदी में बाद में दे रहे हैं। नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिषद में नेता है, संगठन का अच्छा खासा अनुभव है, बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। बाकी खुलकर जमकर उनकी तारीफ की है। लेकिन एक बात आज मैं जरूर कहना चाहूंगा शिव, ये प्रधानमंत्री का पोस्ट आप दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उन्होंने पोस्ट किया है। आपने राहुल गांधी की बात कही, प्रियंका गांधी की बात कही, बिहार के वोटर अधिकार यात्रा में शिव जी, बिहार के वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के कार्यक्रमों में जमकर भीड़ आई, जमकर भीड़ आई। आज रामलीला मैदान, बड़े दिनों बाद मुझे रामलीला मैदान में, या बड़े दिनों के तो छोड़ दीजिए, कई सालों बाद मुझे रामलीला मैदान में इतनी भीड़ नजर आई, रामलीला मैदान इतना भरा हुआ नजर आया। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कामयाबी है। लेकिन राहुल गांधी को तीन चार चीजें सोचनी पड़ेगी। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने अपने कोटे से मंत्री किसको बनाया? मिलिंद देवड़ा। कहां है आज? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां है आज? आरपीएन सिंह कहां है आज? और सचिन पायलट तो कांग्रेस में है, लेकिन उनके वादा खिलाफी के दंश को वो अभी तक झेल रहे हैं। दूसरी बात, जब आपने कहा कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो आपने युवा नेता पर भरोसा करने की बजाय आपको लगा कि कोई युवा और डायनेमिक नेता आ जाएगा तो फिर आपकी गांधी परिवार की विरासत खत्म हो जाएगी। आपने एक वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। देखिए, खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत हेल्पफुल नेता है। जब वो रेल मंत्री थे तो मेरी बीट रेल मंत्रालय हुआ करती थी, तो मैं जानता हूं कि बहुत शानदार नेता है। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है शिव, हर चीज का एक एरा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने चुनौती रख दी है 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, और आने वाले दिनों में आपको देश के प्रधानमंत्री भी 50, 55 या 60 से नीचे वाले ही नजर आएंगे। अब राहुल गांधी को यह सोचना है कि वो कौन से युवा नेता को चुने। सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका मन तो राजस्थान में लगा हुआ है। गौरव गोगोई लोकसभा में उपनेता है, आपने उनको असम की जिम्मेदारी दे दी। शशि थरूर पे आप भरोसा करेंगे नहीं,
तो आपको अब 40 से 50 साल की एज वाले कम से कम, शिव जी मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, इस देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2 से 3 नेता भी अगर आप तैयार करेंगे तो आपको 100 नेता चाहिए जो 45 से 55 साल की उम्र के बीच में हो। और आप जो कुछ भी कर लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप जो कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप बूथ पर जाकर रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप युवा वर्ग को सामने लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। भाई वोट चोरी को बूथ पर रोकेगा कौन शिव जी? 80 साल का व्यक्ति जाके रोकेगा क्या? 35-40 साल का युवा वर्ग ही जाकर रोकेगा। तो आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा, युवा नेता पर भरोसा करना पड़ेगा। फिलहाल तो हमें संतोष जी एक बड़ी मजेदार खबर आ गई है। एक पत्रकार है समीर चौगांवकर, जानते होंगे आप, जी जी मशहूर मशहूर चेहरा है। वो बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं पूरा संघ लगा है। सुना है संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि जरा पता करो ये नितिन नवीन है कौन। पूरा संघ अब नितिन नवीन को ढूंढ रहा है। कहां से आ गए बीजेपी के अध्यक्ष, वो लिख रहे हैं ट्विटर पर। तो ये कोई छुपा की बात नहीं है, उन्होंने पोस्ट कर दिया है। और वो संघ के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। वो आज भी कह रहे थे कि बीजेपी का अध्यक्ष अभी नहीं चुना जाएगा। अब उनकी बात भी झूठी हो गई। वो रोज बताते हैं सभी चैनलों पर और उन पर, आरएसएस ये कर रहा है, आरएसएस ये बदलेगा। और आरएसएस को खुद पता नहीं है कि नितिन नवीन आए कहां से है। संतोष अच्छा, जी, एक बात मैं और बता देता हूँ आपको। अभी राजनाथ सिंह जी ने भी बधाई दे दी है, और बड़े खुल के शानदार शब्दों में बधाई दी है। और समीर साहब आरएसएस पर कई किताबें लिख चुके हैं और बीजेपी को भी गहराई से समझते हैं। लेकिन हर आदमी का अपना एक सोर्स होता है। लेकिन एक बात मैं और बता देता हूँ, जो सवाल समीर साहब ने उठाया, ये जो सवाल हम और आप पूछ रहे हैं, ये जो सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूछ रहे होंगे कि भैया ये नितिन नवीन कौन, तो नितिन नवीन के इकबाल को स्थापित करने के लिए ही ये बधाइयां दी जा रही है। चाहे वो आपके नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे आपके राजनाथ सिंह हो, और अभी अभी मेरे पास आ गया कि अमित शाह ने भी पोस्ट करके बधाई दे दी है। तो अमित शाह भी अब उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आरएसएस बधाई नहीं देगा आने वाले दिनों में? आरएसएस को ये बताना होगा शिव जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आरएसएस को ये बताना होगा। उससे पहले जरा बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तस्वीरें आ गई है कि नितिन नवीन ने अपने स्वर्गीय पिताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद दिया है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो अपने स्वर्गीय पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये तमाम लोग उनको बधाई दे चुके हैं। और चूंकि संघ को बीजेपी नहीं करनी, संघ को एक नया बीजेपी बनाना है, तो आने वाले दिनों में मैं ये नहीं कह सकता कि कैसे वो देंगे। वो पोस्ट करके देंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देंगे, या किसी कार्यक्रम में अपने अलग तरह के लफ्जों में, जो मोहन भागवत या दत्तात्रेय होश बोले की आदत है, क्या उस तरह से बधाई देंगे, या जो उनके मीडिया विभाग को देखते हैं, जो उनके संपर्क विभाग, प्रसार विभाग को देखते हैं, सुनील अंबेकर साहब बधाई देंगे। लेकिन अमित शाह ने गजब कर दिया है। सबसे लंबा पोस्ट जो है शिव जी, वो अमित शाह ने किया है। सबसे लंबा पोस्ट बधाई देने के लिए वो अमित शाह ने किया है। मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी एवं भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, वो पूरा क्रेडिट दे रहे हैं कि भैया मोदी जी का फैसला है, नड्डा जी का फैसला है, संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो, या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। बिहार में 5 बार के विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और भले ही लोग कुछ भी कहे, ये मान लीजिए कि संघ के बिना सहमति के ये फैसला नहीं हुआ होगा, क्योंकि संघ ने जो 4 शर्तें बोली थी, दोबारा दोहरा देता हूं मैं, संघ ने जो 4 शर्तें कही थी, जिसके बारे में 6 महीने मैंने पहले बताया था, उन शर्तों पर नितिन नवीन खड़े उतरते, उन शर्तों पर नितिन नवीन खड़े उतरते हैं। और बड़ा दिलचस्प बात बताऊं, ये संयोग भी होता है कि अब कई जगह वायरल होने लगा है कि जब यहाँ पे चिट्ठी टाइप हो रही थी ना, अभी कुछ दिन पहले वो टाइपिस्ट की शादी में गए थे अमित शाह, तो जब यहाँ चिट्ठी टाइप हो रही थी उनके संगठनात्मक नियुक्ति की, और जब वो अरुण सिंह के कमरे में गई होगी हस्ताक्षर करने के लिए, ऊपर भेजा गया होगा दिखाने के लिए कि देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं था, उसी समय
तब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन उसी समय नितिन नवीन जो थे वो बांकीपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। तो वो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार, उनको तो बता ही दिया गया कि भाई हम कर रहे हैं, तो वो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो विदाई ले रहे थे बांकीपुर की जनता से। वो विदाई ले रहे थे बांकीपुर की जनता से, क्योंकि वो मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, आने वाले दिनों में वो विधायक के पद से भी इस्तीफा देंगे और वो सांसद बन के आएंगे। लोकसभा की सीट कोई खाली होती है तो पता नहीं, नहीं तो वो राज्यसभा के सांसद के रूप में आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनको टाइप 8 का बंगला भी दिल्ली में मिलेगा। और चूंकि टाइप 8 का बंगला रहेगा तो फिर कोशिश इस बात की रहेगी, हालांकि अमित शाह काफी समय तक वहां विधायक भी रहे थे, तो कोशिश इस बात की रहेगी कि वो सांसद बनकर अब देश की राजनीति दिल्ली में आ जाए। तो अब समझ में आया कि बांकीपुर में वो इतने दिनों बाद, विधानसभा चुनाव के इतने दिनों बाद जो है वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और फिर एक नई कास्ट, शिव जी मैं दोबारा बताऊं, कायस्थ जाति से सामने रखना, आप फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये जातियों के समीकरण को, जातियों के घमासान को एक तरह से तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इससे कई नेताओं के चेहरे उड़ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठे हैं ना, अब सबके चेहरे की हवाइयां उड़ने लग गई हैं। और चूंकि हम डिबेट कर रहे हैं तो एक बार मैं देख ही लेता हूं कि भाई आरएसएस ने कोई बधाई दी है कि नहीं दी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देंगे। लेकिन आरएसएस की तरफ से जो है वो बधाई आएगी जरूर, क्योंकि आरएसएस ये साबित करेगा कि आरएसएस ये बताना चाहेगा कि भैया बदलाव की जो ये बयार शुरू हुई है उस पर हमारी सहमति है और हमारे ही विजन के हिसाब से ये बदलाव हो रहा है। अभी तक आरएसएस ने बधाई नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में बधाई वो जरूर देंगे। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दर्शक देखें, फिर लंबा प्रोग्राम हो जाएगा तो दर्शक देखेंगे क्या। तो फिलहाल यहीं पर हम इजाजत लेंगे आपसे। आपका आभार, धन्यवाद। और सभी दर्शक इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इतनी विशेष जानकारी आपको नहीं मिलेगी जो हम लोगों ने आप तक शेयर की है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।